नमस्कार दोस्तों, आपका सक्से विस्टा स्कूल में बहुत बहुत स्वागत है। अब दोस्तों आप देख रहे हैं क्लास 10th का नया सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसे में कई छात्रों की ये डिमांड थी, सर क्लास 10th का कोर्स पूरा करा दीजिए। तो आज हम मैथमेटिक्स का कोर्स पूरा कराने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। अब दोस्तों आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सक्से विस्टा स्कूल की इस मैथमेटिक्स की श्रृंखला को क्लास 10 के ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। दोस्तों हम आपको मैथमेटिक्स यहाँ पर पढ़ाएंगे नहीं, बल्कि आपके अंदर ये मैथमेटिक्स उतार देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम इस तरीके से मैथमेटिक्स समझाने वाले हैं कि आप सारी के सारी एक्सरसाइज को अपने आप सॉल्व कर सकेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बेसिक्स कवर करेंगे, पूरे चैप्टर्स का बेसिक कवर करेंगे। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज देखेंगे। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये मैथमेटिक्स का क्लास 10 का पहला चैप्टर आ चुका है, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। हम दोस्तों आपको ये चैप्टर पढ़ाने से पहले सबसे पहले हम नंबर के प्रकार बता देंगे, क्योंकि आपने क्लास 9 में बहुत सारे नंबर्स के टाइप पढ़े होंगे। हम उनको सबको यहाँ पर आपको रिकॉल कराएंगे और हम आपको समझाएंगे कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। फिर हम आपको इस चैप्टर के अंदर धीरे धीरे लेकर जाएंगे और हम आपको बताएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम ये क्या होती है। ऐसे समझा देंगे कि आपको दोबारा इसको रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा, अपने आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे और आप दोस्तों स्टूडेंट्स को समझाने लगेंगे। अब दोस्तों देखिए, इसके बाद यहाँ पर ये जो कहानी, लंबी चौड़ी कहानी समझाई गई है, हम इसको आपको उदाहरण देकर समझाएंगे। फिर इसके बाद इसमें HCF और LCM का रिलेशनशिप दिया जाएगा, हम वो बताएंगे आपको। और इसमें एक प्रमेय है दोस्तों कि प्रत्येक भाज्य संख्या जो होती है अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होती है। तो इस तरीके से तो ये प्रमेय भी हम आपको एग्जाम्पल से सॉल्व करा के दिखाएंगे कि किस तरीके से भाज्य संख्याएं जो होती हैं वो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का प्रतिरूप होती हैं। फिर दोस्तों हम ये प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करेंगे। अब आइए दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये चैप्टर शुरू करने से पहले ये संख्याएं क्या हैं, क्योंकि आपने क्लास 9 में पढ़ी होंगी, ये सारी संख्याएं क्लास 9 में पढ़ी थी। हम आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं संख्याओं का। सबसे पहले तो दोस्तों आपको वास्तविक संख्याओं से आने से पहले प्राकृत संख्याएं पता होनी चाहिए कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृत संख्याएं दोस्तों जितनी भी आप धनात्मक पूर्णांक देखते हैं, जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं, आप देखिए 1 2 3 4 डैश अनंत तक अगर आप जाएंगे तो ये प्राकृत संख्याएं ही होती हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं। दोस्तों यहां देखिए जीरो को इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि जीरो को माना जाता है ये प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अब हम जीरो को किस में इंक्लूड करते हैं? दूसरा पॉइंट याद रखिए, जो होल नंबर्स होते हैं जिनको संपूर्ण संख्याएं बोलते हैं, संपूर्ण संख्याएं जो होती हैं इन्हें होल नंबर्स बोलते हैं। याद रखिए इसमें जीरो को इंक्लूड कर दिया जाता है। जीरो प्लस जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, बस इन्हीं को कहते हैं संपूर्ण संख्याएं। मतलब प्राकृतिक संख्याओं में अगर आप दोस्तों जीरो को भी ऐड कर देंगे तो वो संपूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अब तीसरे प्रकार के नंबर में आप देखेंगे सम संख्याएं होती हैं। सम संख्याएं दोस्तों क्या होती हैं? सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका इकाई का अंक जो होता है, इकाई का अंक जो होता है दोस्तों 0 2 4 6 8, इनमें से कोई होता है तो वो संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। अथवा हम उनको ये भी बोल सकते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन संख्याओं को सम संख्याएं कहते हैं। इसके अलावा तीसरे के बाद इसके अलावा चौथे प्रकार का नंबर जो दोस्तों होता है, चौथे प्रकार का नंबर विषम संख्याएं। विषम संख्याएं दोस्तों वे होती हैं जिनके इकाई अंक पर 1 3 5 7 ये अंक होते हैं। अथवा हम कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, ऐसी संख्याओं को विषम संख्याएं कहते हैं। अब पांचवें प्रकार के नंबर में दोस्तों आप देखेंगे परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं दोस्तों वे संख्याएं होती हैं जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं, जहां पर Q की वैल्यू दोस्तों याद रखिए जीरो नहीं होनी चाहिए। Q की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब
अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं, याद रखिए दोस्तों, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको p बटे क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। p बटे क्यू की फॉर्म में ऐसी संख्याओं को नहीं लिखा जा सकता है, ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब हमारा दोस्तों जो प्रेजेंट टाइम पर अभी चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर में दोस्तों हम इन्हीं दो संख्याओं का अध्ययन करेंगे, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो याद रखिए, जितनी भी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याओं को ही कहते हैं वास्तविक संख्याएं, जो रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब दोस्तों सातवें प्रकार का नंबर हम बताते हैं, हम आपको सातवें प्रकार का नंबर होता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं और आठवें प्रकार की संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं हम दोनों आपको समझा देते हैं। भाज्य संख्याएं दोस्तों वे होती हैं जिनके दो या दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। कहने का मतलब ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा अन्य नंबर से भी विभाजित हो जाती हैं, उनको भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें 12 को देखिए दोस्तों, 2 भी विभाजित कर देगा, 3 भी विभाजित कर देगा, 4 भी विभाजित करेगा और 6 भी विभाजित करेगा। इसका मतलब इसके स्वयं के अलावा भी इतने गुणनखंड हो सकते हैं, मतलब इसे इतनी संख्याएं भी विभाजित कर सकती हैं, इसलिए ऐसी संख्याओं को भाज्य कहते हैं। भाज्य संख्याएं ये भाजित की जा सकती हैं अन्य संख्याओं से। अब जो आठवां नंबर है अभाज्य। अब दोस्तों देखिए, अभाज्य में ये जो आ है यही अपने परिभाषा खुद बता रहा है। ये कह रहा है कि ऐसी संख्याएं जो केवल स्वयं से ही विभाजित होंगी, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहेंगे। ये किसी और दूसरे नंबर से विभाजित नहीं होंगी। जैसे अगर हम आपसे कहें 13 को केवल 13 ही विभाजित करेगा, 13 ही विभाजित करेगा, तो याद रखिए ऐसी संख्याओं को कहते हैं अभाज्य संख्याएं। तो कुल मिलाकर हमारा एक नंबर सिस्टम का मोटा मोटा आइडिया आपको लगना बहुत जरूरी था। हम उम्मीद करते हैं आपको संख्याओं की एक बेसिक जानकारी जो होती है वो रिकॉल हो गई होगी, जो आपने क्लास 9 तक पढ़ी थी। अब हम आते हैं दोस्तों वास्तविक संख्याओं पर। वास्तविक संख्याओं में दोस्तों हम इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ेंगे क्या? हम इस चैप्टर में कहानी पढ़ेंगे जो भाज्य संख्याएं होती हैं। भाज्य संख्याएं, वो भाज्य संख्याएं जो हैं अभाज्य संख्याओं के ही गुणनफल का रूप हैं। अभाज्य संख्याओं का ही गुणनफल जो होता है वो भाज्य संख्याएं होती हैं। अब हम जैसे एक उदाहरण से आपको समझा देते हैं। जैसे अगर कोई कहे 36 जो है ये भाज्य संख्या है बिल्कुल, क्योंकि अदर संख्याओं से विभाजित हो रही है। अगर हम इसके अभाज्य गुणनखंड करें तो सबसे पहले हम इसे 2 से विभाजित करेंगे तो 18 आएगा, फिर 2 से विभाजित करेंगे तो फिर 9 आएगा, फिर 3 से विभाजित करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से विभाजित करेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए? 2 2 3 3। अब इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 36 को 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। अब देखिए दोस्तों 2 और 3 जो है ये अभाज्य संख्याएं हैं, 2 और 3 अभाज्य संख्याएं हैं और 36 जो है ये भाज्य संख्या है। तो बस यही प्रमेय कहती है कि जो भाज्य संख्याएं होती हैं वो अभाज्य संख्याओं का ही गुणनफल होती हैं। ये प्रमेय काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपके इस चैप्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों देखिए, ये यहाँ पर जो प्रमेय है अभी हमने आपको समझाई वो यहाँ पर ये लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही बात यहाँ पर कही है, जो प्रत्येक भाज्य संख्या है उसको अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हम आपको अभी समझा चुके हैं, 36 को हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में यहां पर प्रदर्शित करके आपको दिखाया। यहां पर यही थ्योरम बताती है। ये यूक्लिड विभाजन की कहानी को समझाया गया है। ये देखिए यूक्लिड विभाजन जो है, यूक्लिड विभाजन हम आपको इसको एग्जाम्पल से समझाएंगे। ये यूक्लिड थ्योरम है क्या? यहां पर देखिए इन्होंने थ्योरी दी है। थ्योरी में क्या लिखा है? जैसा कि नाम से विदित है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पूर्णांकों की विभाज्यता से किसी रूप से संबंधित है। साधारण भाषा में कहा जाए तो एल्गोरिदम के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल r प्राप्त हो जो कि b से छोटा हो। अब आइए हम आपको समझा देते हैं ये कैसे
ये क्या है यूक्लिड डिवीजन। अगर मान लीजिए आपके पास दो संख्याएं हैं, पहली संख्या है दोस्तों 512 और दूसरी संख्या है 216। 512 और 216 हम इसको यूक्लिड डिवीजन से सॉल्व करते हैं, जैसा कि वहां दिया गया था। एक संख्या थी ए, दूसरी संख्या थी बी। आपको अभी एग्जाम्पल में दिया था, ए और बी करके समझाया गया था। और तीसरी चीज थी उसमें रिमाइंडर आर। और आर की वैल्यू हमेशा ऐसी होनी चाहिए बी से छोटी आए, जो बी संख्या है इससे छोटी होनी चाहिए। अब हम देखते हैं। अब दोस्तों 512 को जब हम यहां पर देखिए 216 से विभाजित करेंगे, इसका मतलब ये दो बार कट होगा। 216 दूनी 432 आएगा, 432। अब 512 में से 432 जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, यहां पर आएगा रिमाइंडर 80 रिमाइंडर आएगा। देखिए हमारा बी है 216, रिमाइंडर आर जो है वो 216 से छोटा आया 80। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो 216 है 216 को विभाजित करेंगे, किससे विभाजित करेंगे 80 से। 80 से विभाजित करेंगे, कितनी बार कट होगा, ये दो बार कट होगा। 8 दूनी 16, क्या आएगा दोस्तों, 216 में से 160 जब माइनस होगा तो ये आएगा 56 यहां पर बचेगा रिमाइंडर, 56 रिमाइंडर। अब देखिए ये जो रिमाइंडर है इसकी वैल्यू से छोटा आया, तो रिमाइंडर हमेशा जिसे डिवाइड करते हैं उससे छोटा ही आएगा, यही वहां पे बात थी। अब देखिए यहां पर 56 आया। अब हम इस 80 को 56 से विभाजित कर देंगे। 80 को 56 से विभाजित करेंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। कितना रिमाइंडर बचेगा, बिल्कुल यहां पर 24 जो है वो रिमाइंडर बच गया, 24। अब ये 56 को 24 से विभाजित करेंगे। 56 को 24 से जब विभाजित करेंगे तो दोस्तों कितनी बार जाएगा, दो बार जाएगा। और रिमाइंडर कितना बचेगा, 8 रिमाइंडर बचेगा, 8। अब ये 24 को 8 से विभाजित करेंगे। 24 को जब 8 से विभाजित करेंगे दोस्तों तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो कहने का मतलब क्या था दोस्तों, 512 और 216 का HCF क्या होगा, HCF होगा 8। जो सबसे अंत में जिस संख्या ने विभाजित किया है वही होगा इसका HCF। यही मेथड दोस्तों कहलाता है यूक्लिड मेथड। यूक्लिड मेथड के रूप में इसी को जानते हैं, यूक्लिड मेथड, जो आपको बहुत लंबा चौड़ा और लंबी चौड़ी कहानी से बता, जो दोस्तों आपको लंबी चौड़ी कहानी के रूप में समझाया गया था। यूक्लिड मेथड ये होता है। हमें 512 और 216 का HCF निकालना था, तो हम यूक्लिड मेथड के थ्रू गए। हमने 512 बड़ी संख्या को छोटी संख्या 216 से विभाजित किया तो दो बार कट हुआ, तो जो रिमाइंडर बचा वो 80 बचा, हमने लिख लिया। फिर 216 को 80 से विभाजित कर दिया, 216 को 80 से विभाजित किया तो रिमाइंडर 56 बचा। फिर हमने 80 को 56 से विभाजित किया, 80 को 56 से तो रिमाइंडर 24 बचा। फिर हमने 56 को 24 से विभाजित किया तो रिमाइंडर यहाँ पर 8 बचा। फिर 24 को 8 से विभाजित किया तो रिमाइंडर 0 बचा। इसका मतलब जिस संख्या ने सबसे अंत में विभाजित किया है वही इन दोनों का HCF होगी। यही मेथड जो है दोस्तों यूक्लिड मेथड कहलाता है। अब दोस्तों उम्मीद करते हैं यूक्लिड मेथड आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको समझाया कि प्रत्येक भाज्य संख्या जो होती है वह अभाज्य संख्याओं का ही गुणनफल होती है। हमने आपको उदाहरण देकर भी समझाया था। अब आपके एग्जाम में कई बार इस टाइप के प्रश्न भी रहते हैं, जो 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। क्या है, संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता हो। कहने का मतलब दोस्तों ये है, इनके कहने का लॉजिक ये है कि 4 की पावर n जो है, 4 की पावर n की कोई ऐसी वैल्यू आएगी, n के लिए n की कोई सी भी वैल्यू आ जाए जिसके लिए जो इकाई का अंक है वो 0 आ जाए, शून्य आ जाए। अब दोस्तों आप बताइए, किसी भी संख्या की अगर इकाई का अंक शून्य है तो वह संख्या जो होती है 5 से विभाजित होती है कि नहीं होती है। चाहे वह 10 हो, चाहे वह 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, फिर 1 लाख हो, 10 लाख हो, कुछ भी हो, चाहे वह कुछ भी संख्या हो, चाहे 20 हो, चाहे 520 हो, चाहे 840 हो, जितनी भी संख्याओं के पीछे 0 होता है वह 5 से विभाजित होती हैं। इस बात को आप जानते हैं। अगर दोस्तों ये बात आप जानते हैं 5 से विभाजित होती हैं तो जरा गौर करके बताइए कि 4 की पावर n जो है
सबसे पहले इसको लिखने से पहले हम तो 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे, 2 गुणा 2। तो 4 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। अब इसे यहां देखिए 4 की पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2n। अब आप n की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, इसका मतलब जो ये 4 की पावर n है, 4 की पावर n कुछ भी हो, n की वैल्यू कुछ भी हो, तो उसका अभाज्य गुणनखंड तो केवल 2 ही है ना। अगर अभाज्य गुणनखंड में 5 भी आता, इसके अभाज्य गुणनखंड में इसके 5 आता, तब हम दोस्तों कह सकते थे कि n की इस वैल्यू के लिए इस संख्या का इकाई का अंक 0 आएगा। लेकिन दोस्तों इसके 4 की पावर n के केवल एक ही अभाज्य गुणनखंड है 2, 5 अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए दोस्तों याद रखिए 4 की पावर n में n की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए इकाई का अंक 0 होगा। इसके सॉल्यूशन में इसने थ्योरी में यही बात लिखी है, 4 की पावर n बराबर 2 की पावर 2n किया है। इसी कारण 4 की पावर n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 ही है। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता जो है हमें यह निश्चित कराती है कि 4 की पावर n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसीलिए ऐसा कोई भी n की वैल्यू नहीं है जिसमें 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी, अर्थात इकाई का अंक 0 होगा। इस तरीके से ये बेसिक कहानी थी। अब हम दोस्तों थोड़ा एडवांस स्तर पे चलते हैं। ये उदाहरण 2 देखिए जरा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि, जैसे 6 है, 6 को अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। ऐसे ही 20 है, 20 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 5, तो 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 है। तो HCF ज्ञात करने के लिए हम आपको बता चुके हैं, HCF ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, HCF ज्ञात करने के लिए हम कॉमन देखते हैं। कॉमन होना चाहिए, सारे के सारे में हाईएस्ट हो लेकिन कॉमन हो। आप देखिए 2 की पावर 1, यहां पर 2 की पावर 1 नहीं है बल्कि 2 की पावर 2 है, तो हम दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं 2 की पावर 1। 3 की पावर 1 है, यहां देखिए 3 की पावर है ही नहीं, इसका मतलब इसका HCF जो आएगा, जो कॉमन है वही आएगा, टर्म 2 आएगा। वही दोस्तों यहां बोला गया है, जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं, HCF 6 और 20 का जो आएगा वो 2 आएगा इस तरीके से, क्योंकि हाईएस्ट टर्म लेते हैं जो कॉमन हो दोनों में, तो बस इसी को HCF कहते हैं। अब दोस्तों LCM ज्ञात करने के लिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जो 2 संख्याएं होती हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, गुणनफल बिल्कुल बराबर होता है उनकी HCF के और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। अब 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं दोस्तों, 6 गुणा 20, आपको उसका HCF मिल चुका है 2 है, तो 2 से इसे डिवाइड करिए, आपको LCM मिल जाएगा। बस यही किया हुआ है, यहाँ पर देखिए इन लोगों ने यही किया है। तो दोस्तों आपको मिल जाएगा, क्या आएगा, 2 तियां 6, 20 तियों 60 हो जाएगा, LCM आया 60। यही देखिए यहाँ पर LCM क्या आया, 60 आया। अगर आप अभाज्य गुणनखंड, जैसे अगर ये वाला कॉन्सेप्ट है, दूसरी होती है LCM, जैसे यहाँ पर हमने HCF इसके अभाज्य गुणनखंड से निकाला, तो LCM अभाज्य गुणनखंड से कैसे निकालेंगे, आपको हाईएस्ट टर्म लेना है, सबसे हाईएस्ट टर्म। देखिए 6 में 2 की पावर 1 है, लेकिन 20 में 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर सबसे ज्यादा कहां पर है, 2 की पावर सबसे ज्यादा है 20 में, तो 2 की पावर 2 गुणा, अब देखिए 3 की पावर 1, यहां 3 की पावर है नहीं, तो सबसे हाईएस्ट 3 की पावर 1 ही है, तो यही लिखिए 3 की पावर 1 गुणा। अब देखिए 5 की पावर 1 यहां पर है, लेकिन 5 की पावर यहां है ही नहीं, तो 5 की पावर हाईएस्ट क्या है, 1 ही है। तो बस आपका आंसर आ जाएगा 4 गुणा 15, 15 चौकू 60, यही LCM है। तो LCM इस तरीके से लिखते हैं, जो हाईएस्ट टर्म होता है किसी भी संख्या का, उसी को यहाँ पर लिखते हैं। और HCF उसमें हम कॉमन देखते हैं कि सब में कॉमन होना चाहिए वह टर्म, तो सबसे हाईएस्ट टर्म जो कॉमन होता है, सबसे कॉमन टर्म, यहाँ पे देखिए 2 की पावर 1 ही था जो कॉमन था दोनों में, तो इसलिए 2 की पावर 1 हमने लिखा। ये तो दोस्तों बेसिक जानकारी थी LCM और HCF की, जो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अब हम दोस्तों आते हैं अगले उदाहरण पर। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। हमने दोस्तों आपको एक अभी यूक्लिड मेथड बताया था, उसी से हम इसको हल करेंगे, HCF निकालेंगे 404 और 96 का।
यूक्लिड मेथड में हम क्या करते हैं, 404 को करते हैं 96 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, और इधर लिखेंगे रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 20। अब दोस्तों 96 को करेंगे, 96 को 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 96 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार कट होगा और रिमाइंडर बचेगा 16। अब हम 20 को 16 से डिवाइड करेंगे, 20 को 16 से तो एक बार जाएगा, रिमाइंडर आएगा 4। अब हम 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा, 4 बार जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0। तो लास्ट में जिससे डिवाइड किया वही होता है HCF। 4 से किया है तो HCF जो आएगा 4 आएगा। HCF 96 और 404 का HCF देखिए यहां पर भी क्या आया, 4 आया। ये तो यूक्लिड मेथड से किया, यूक्लिड मेथड। आप दोस्तों इसके अभाज्य गुणनखंड से भी कर सकते हैं, जैसा कि यहां भी किया। देखिए 96 के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 5 गुणा 3 है। ऐसे ही 404 के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 2 गुणा 101 है। तो HCF निकालने के लिए हमने बताया जो हाईएस्ट टर्म जो दोनों में कॉमन हो, तो देखिए 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 2 है, तो दोनों में से कॉमन जो टर्म आएगा वो 2 की पावर 2 ही तो आ पाएगा, क्योंकि 2 की पावर 5 अगर लेंगे तो 2 की पावर 5 यहाँ है ही नहीं, तो 2 की पावर 2 हाईएस्ट टर्म कॉमन था, इसीलिए HCF जो था वो 4 था। ये यूक्लिड मेथड था और ये था अभाज्य गुणनखंड मेथड। तो दोस्तों आप बताइए ये मेथड्स आपको कैसे लग रहे हैं। अब दोस्तों देखिए एलसीएम के लिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं। एलसीएम के लिए क्या है, जो दो संख्याएं हैं 96 और 404 इनका गुणा कीजिए और जो HCF आया उससे डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर 96 96। ये एलसीएम है। अब दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन, देखिए चौथा क्वेश्चन भी वही है। संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना था, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो याद रखिए 6 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं हम, बस अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है, 2 से कट कीजिए। अभाज्य संख्याओं से ही आपको कट करना है। 2 तिया 6, फिर 3 एक अभाज्य संख्या है तो 3 एकम 3, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 2 गुणा 3, 6 के 2 गुणा 3। ऐसे ही 72 के निकालिए आप, 72 के क्या आएंगे, 72 के जब निकालेंगे तो 72, तो फिर इसे अभाज्य संख्याओं से विभाजित कीजिए तो 36 आएगा, फिर 2 से करेंगे 18 आएगा, फिर 2 से करेंगे 9 आएगा, फिर 3 से कट होगा, फिर 3 से कट होगा, तो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। ये देखिए अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। ऐसे ही दोस्तों आप 120 के निकालेंगे तो 120 के क्या आएंगे, 2 की पावर 3 गुणा 5। ये अभाज्य गुणनखंड हो गए इनके। अब बस इसमें HCF निकालने के लिए सबसे हाईएस्ट टर्म जो कॉमन है वो ले लीजिए। देखिए सबसे हाईएस्ट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 1 ही कॉमन आ सक रहा है जो तीनों में है, तो 2 की पावर 1 ये हो गया। अब देखिए 3 की पावर 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, यहाँ 1 है, तो 3 की पावर 1 ही है जो तीनों में कॉमन आ रहा है, तो वही लेना है। देखिए जो कॉमन है तीनों में, 3 की पावर 1। अब इसके बाद देखिए यहाँ 5 है लेकिन 5 इन दोनों में नहीं है, तो वो लिखना ही नहीं होता HCF में, कॉमन टर्म ही लिखना है। तो बस 2 तियां 6 ये आ गया। इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। और अभाज्य गुणनखंड विधि से दोस्तों आपने ये तो HCF निकाला। LCM कैसे निकालते हैं हम आपको बता चुके हैं। अभी जो हाईएस्ट टर्म होगा वही लिखना है। अभी HCF में आपने सबसे लोएस्ट टर्म लिखा है, जो सब में कॉमन हो, कॉमन टर्म ही लिखना है, याद रखिए। और LCM में क्या करते हैं, सबसे हाईएस्ट टर्म। देखिए 2 की पावर सबसे हाईएस्ट कहाँ है, 2 की पावर हाईएस्ट देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब 2 की पावर 3 गुणा 3 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 2 है, तो वो लिखना है। और इसके बाद 5 की पावर कितनी हाईएस्ट है, बाकी जगह है ही नहीं 5, तो यही है, तो 5 केवल हो गया। तो आपका आंसर मिल गया। आपका आंसर यही है। देखिए LCM 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, अर्थात 360 जो था LCM था। वैसे दोस्तों ये लासा गुणा मासा बराबर होता है 2 संख्याओं का गुणनफल। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। प्रश्नावली 1.1 शुरू हो चुकी है दोस्तों। अब देखिए क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे, अभाज्य। अब 140 को अभाज्य संख्याओं से विभाजित कर दीजिए, बहुत आसान है। 70, फिर यहाँ पे 2 से विभाजित करेंगे तो 35, फिर 2 से विभाजित नहीं होगा। अब दोस्तों ये 2 से विभाजित, अब चेक करेंगे इसको 5 से, 5 सत्ते 35, फिर 7। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 140 बराबर लिखिए 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 5 गुणा
7। ये हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। आपको ऐसे ही सारे लिखने हैं। ये हमने आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व कराया, बाकी के सॉल्व करना है आपको सॉल्व करना है बाकी के क्वेश्चंस को। अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम सॉल्व कराएंगे। अब दोस्तों देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है। ये आपको प्रूव करना है, ये कई बार पूछे जा चुके हैं। हम पहला ही क्वेश्चन लेते हैं 26 और 91। 26 और 91, 26 एंड 91 को लेते हैं और हम आपको बताते हैं कि ये जो कंडीशन है यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड ही कर लेते हैं। 26 तो आएगा 13, फिर 13 से कट करेंगे 1, तो अभाज्य गुणनखंड 26 के क्या आएंगे 2 गुणा 13। ठीक है, अब हम 91 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं 91 के। तो सबसे पहले ये किससे कट होगा, 7 से कट होगा, 7 एकम 7, 7 तियो 21, फिर 13 से कट होगा, 13 एकम 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए 7 गुणा 13। तो अब याद रखिए HCF क्या होगा। HCF जो दोनों में कॉमन है वही लिखना है। देखिए यहाँ 2 है, वहां 2 है ही नहीं, यहाँ 13 है, वहां 13 है। इसका मतलब 13 जो कॉमन टर्म है यही HCF हो गया। HCF क्या आया 26 और 91 का 13 आया। LCM क्या हो जाएगा दोस्तों, LCM क्या हो जाएगा, LCM लेना है जो सबसे हाईएस्ट टर्म लिखना है। देखिए 2 का हाईएस्ट टर्म 2 की पावर 1 ही है, क्योंकि 2 वहां है नहीं, तो लिख लीजिए 2 गुणा 13। यहाँ पे 13 की पावर 1 है, यहाँ भी 13 की पावर 1 है, तो 13 की पावर 1 हाईएस्ट टर्म हो गया। अब देखिए 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो एक ही बार है, तो 7 यहाँ लिखना है। तो हो गया आपका आंसर आ जाएगा 13 सत्ते 91, 91 दूनी हो जाएगा 182, 91 दूनी 182। अब दोस्तों देखिए आपको प्रूव क्या करना था, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, गुणनफल बराबर होता है LCM HCF के बराबर होता है। ये बात आपको प्रूव करनी थी, ये बात आपको प्रूव करनी थी। हम दो संख्याओं का गुणनफल लिख देते हैं। दो संख्याएं क्या थी हमारी, दो संख्याएं थी 26 गुणा, दो संख्याएं क्या थी दोस्तों 26 गुणा 91। ये किसके बराबर होना चाहिए था, ये टर्म आना चाहिए था बराबर 182 गुणा 13 के बराबर आना चाहिए था। अब दोस्तों देखिए हम इस 26 को कैसे लिख सकते हैं, 13 गुणा 2 गुणा 91, और 91 दूनी कितना होता है, तो ये हो जाएगा 13 गुणा 182। ये हो गया, यही देखिए हमारा राइट हैंड साइड 182 गुणा 13 है LCM और HCF का गुणनफल। और 26 गुणा 91 भी क्या आया, 13 गुणा 182 आया। तो दोस्तों हमने यहां पर प्रूव कर दिया। क्या प्रूव किया, हमने यहां पर प्रूव किया, ये देखिए ये प्रूव किया। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM होता है। तो दोस्तों ये क्लास काफी लंबी हो रही है। अब आने वाली वीडियो में हम ये पूरी प्रश्नावली एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारी प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे और ऐसे सॉल्व करेंगे कि आपके एग्जाम में आपको रिवीजन तक की रिक्वायरमेंट बहुत कम रहेगी। दोस्तों आप 100% मार्क्स किस तरीके से मैथमेटिक्स में लाए जाते हैं ये सक्से बिस्टा स्कूल आपको प्रूव करके भी दिखाएगा और आपको उस स्टेज तक लाकर भी दिखाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो श्रृंखला को अपने क्लास 10 के ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए। आपकी क्लासेस इसी तरीके से लगातार लेता रहूंगा और आपकी मैथमेटिक्स को दोस्तों स्ट्रांग करता रहूंगा। तो दोस्तों सक्से बिस्टा स्कूल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो श्रृंखला को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।